हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो कि नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं हूं सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम आप अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 2, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है हम 5 लेक्चर्स में इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज का लेक्चर है, आज का फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम इंट्रोडक्शन जो है उसको हम देखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हम उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम जो किंगडम मोनेरा है उसको हम सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा थर्ड लेक्चर, किंगडम फंजाई फोर्थ लेक्चर, और किंगडम प्लेंटी, किंगडम एनिमेलिया और वायरस को हम एक साथ करके किस में चैप्टर सॉरी लेक्चर 5 में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के लिए सेपरेट ओके चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है, तो हम उसको वहां पे डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर तो ये जो किंगडम प्लेंटी है और किंगडम एनिमेलिया है उसका बस छोटा छोटा क्या है यहाँ पर पैराग्राफ है जिसको हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके साथ ही हम अपने लेक्चर 5 में ये जो वायरस वाला पार्ट है उसको भी हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना आज के लेक्चर को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, डॉन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आरंभ, आरंभ या शुरुआत। ठीक है, तो सिविलाइजेशन के शुरुआत से ही देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, अटेम्प्ट्स किए गए हैं। It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of the need to use organism for our own use. ठीक है, for food, shelter and clothing. तो जो भी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का कोशिश किया गया है, ठीक है, तो वो कोई साइंटिफिक मेजर्स को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया है। वो किसके बेसिस पर किया गया है, नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे किस काम आता है। ठीक है, जैसे कि क्या वो हमारे फूड के काम आ रहा है, क्या वो शेल्टर के काम आ रहा है, उसके उससे हमें कोई चीजें मिल रही है जिससे हम अपने शेल्टर बना रहे हैं। अ, किसी ऑर्गेनिज्म से हमें क्या ऐसा मटेरियल मिल रहा है जिससे हम क्या करेंगे, कपड़े बनाएंगे, तो क्या हो गया, क्लोथिंग। तो इस तरह से नॉर्मली नीड के बेसिस पर क्या हुआ था, ऑर्गेनिजम्स को पहले के लोगों ने क्या किया था, क्लासिफाई किया था। ठीक है, एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एरिस्टोटल है, तो ये सबसे पहले थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का ट्राई किया। ठीक है, he used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. ठीक है, तो इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया किसके बेसिस पर, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो भी आपको, जैसे आप प्लांट्स को देखते हैं तो आप देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, ये जो ट्री है वो कितना बड़ा है, इसका जो तना है कितना मोटा है या किस तरह का है, इसमें लीफ किस तरह के हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, इस तरह से। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स के बेसिस पर, के आधार पर प्लांट्स को 3 भागों में बांटा, ट्रीज में, शर्ब्स में एंड हर्ब्स में। ओके, he also divided animals into 2 groups, those which had red blood और those that did not have red blood। ठीक है, तो इन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया 2 ग्रुप्स में। तो एक ग्रुप में क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे ऐसे एनिमल्स को रखा जिनमें रेड ब्लड था, और एक ग्रुप में ऐसे एनिमल्स को रखा जिनमें रेड ब्लड नहीं था। चलिए, इन लीनियस टाइम two kingdom system of classification with plenty and animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respective। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियस के टाइम पे टू किंगडम
जो लीनियस है उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उसमें उन्होंने मेजरली 2 किंगडम बनाया क्या? प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम, ठीक है? तो प्लांट में जितने भी प्लांट्स थे उनको रख दिए गए और एनिमल्स में जितने भी एनिमल्स थे उनको रख दिए गए, ठीक है? लीनियस ने चैप्टर 1 में, ठीक है? द लिविंग वर्ल्ड में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, तो वहां पे भी बाई का मतलब 2 ही होता है, यहाँ पे भी लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। तो इस तरह से आप दोनों चीजों को इंटरलिंक करके कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ठीक है? तो ये जो सिस्टम है, ये जो 2 किंगडम सिस्टम है, जो किसने दिया है? लीनियस ने दिया है। वो वो सिस्टम जो है, डिस्टिंग्विश करना मतलब कि डिफरेंस करना, ठीक है? अंतर बताना। तो इन्होंने यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में कोई अंतर नहीं रखा, सबको एक साथ रख दिया। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में कोई अंतर नहीं रखा। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है? यूनिसेल्युलर यूनिसेल्युलर का मतलब वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या है? सिंगल सेल है, ठीक है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या हो गया? मल्टी माने बहुत सारे, तो मल्टी सेल्यूलर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जिनके पास मल्टीपल सेल हैं, मोर देन वन सेल है, ठीक है? तो उन्होंने ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें ना यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्यूलर का भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा। प्लस उन्होंने फोटोसिंथेटिक जो कि ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक मतलब कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, तो ये जो फंजाई वाला जो ग्रुप है तो वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब आप सीधा सीधा ये समझ सकते हो कि वो अब खुद से अपना खाना नहीं बना सकते हैं, ठीक है? तो तो इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये दोनों को भी एक साथ रख दिया गया। तो क्या ये कहीं से फेयर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। Classification of organisms into plants and animals was easily okay. चलिए, तो यहाँ तक हमने फर्स्ट स्लाइड में हमने कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे आइए। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो अगर हम इस तरह से क्लासिफाई करें कि ये प्लांट है, ये एनिमल्स है, तो ये बहुत ही इजीली तरीके से वहां पे उन्होंने कर दिया था, ठीक है? और जो कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड भी था, ठीक है? बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। अब ठीक है, उन्होंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो उनको लगा कि ये प्लांट है तो उनको प्लांट में रख दिया, और जो एनिमल्स है उनको एनिमल्स में रख दिया। लेकिन बीच में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो ना तो प्लांट्स थे और ना तो एनिमल्स थे, ठीक है? तो वो दोनों ही कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहे थे। इसीलिए हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट, ठीक है? तो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत दिनों तक यूज किया गया, लेकिन फिर बाद में ये इनएडिक्वेट पाया गया। इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अपर्याप्त, ठीक है? तो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो पर्याप्त नहीं था। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationship, etc. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बिसाइड्स के मतलब अलावा, ठीक है? के अलावा, तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा जैसे एरिस्टोटल हो गए या ये जो लीनियस हो गए, तो उन्होंने आप बोल सकते हो कि मोटा-मोटा मॉर्फोलॉजी को ही देख के, बाह्य संरचना को ही देख के क्या किया था, किंगडम्स या फिर ऑर्गेनिजम्स को क्या किए थे? क्लासिफाई किए थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करने की नीड है, ठीक है? जरूरत महसूस हुई। जैसे कि आप उसके सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे, सेल स्ट्रक्चर को देखना कि मतलब वो प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट, ठीक है? ये क्या हो गया? सेल स्ट्रक्चर। अब प्रोकैरियोट क्या होते हैं? यहाँ पे प्रोकैरियोट होती है प्रिमिटिव सेल, ठीक है? अब ये जो प्रोकैरियोट है, तो इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया? अगर हम यूकेरियोट सेल को देखें तो यहाँ पे अच्छा सा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है पूरा, ठीक है? और न्यूक्लियस के ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो भी क्या होता है? डबल प्लाज्मा, इस तरह से
डबल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, गोल्जी apparatus होते हैं, ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर वहां पे गोल्जी apparatus होते हैं। तो ये इस तरह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग होते हैं, ठीक है। और सभी के ऊपर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली वहां पे उपस्थित होती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में देखें तो प्रोकैरियोट्स का इस तरह से सेल होगा, ठीक है, जैसे आप बैक्टीरिया को मान लो, इस तरह से सेल होगा यहाँ पे। अब आपको देखोगे कि ये जो यहाँ पे जो न्यूक्लियस जैसे दिखेगा जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो भी अच्छे से नहीं होता, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया, तो बाकी कोशिकांग तो होते ही नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स तो नहीं होते। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के काम के लिए यहाँ पे क्या होता है, मीजोसोम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो मीजोसोम जैसे यूकेरियोट्स में क्या होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, वैसे ये जो मीजोसोम है वो प्रोकैरियोट्स में रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और यहाँ पे अलग से इनका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी होता है, ठीक। तो ये क्या था, सेल स्ट्रक्चर। तो मैं बस आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना बता रही हूँ कि प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जो अपना जो सेल वाला जो पार्ट है उसमें हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन रख लो कि प्रोकैरियोट जो है उसमें जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें सेल ऑर्गेनल्स तो होते ही नहीं है, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियस एनवलप या न्यूक्लियस का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और न्यूक्लियस होते हैं उसमें सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो इतना आप बस नॉर्मली याद रखिए, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम उसको पढ़ेंगे। चलिए, नेचर ऑफ वॉल्स। तो जो भी एनिमल्स जो होते हैं उनमें तो सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोकैरियोट्स, उनमें सेल वॉल्स होते हैं। तो उनका कंपोजिशन क्या है, ठीक है, ये क्या होता है, नेचर ऑफ वॉल होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम अभी आगे स्लाइड में देखेंगे कि जैसे ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो उसमें भी और अलग अलग तरह के टाइप होते हैं, तो वो भी हमको मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका देखना होता है। हैबिटाट, वो किस तरह के हैबिटाट में होते हैं, आवास में होते हैं। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसकी भी बात हम करेंगे, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जैसे हम पिछले चैप्टर में सिस्टमेटिक्स पढ़े थे, ठीक है, तो उसमें सिस्टमेटिक जो है क्या करता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से डील करता है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब है कि कौन से ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो इसको ये इस तरह की एक ऑर्गेनिज्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच का जो कनेक्शन है या संबंध है उसको जानना क्या कहलाता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करने की जरूरत महसूस हुई अगर हमको ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है या वर्गीकृत करना है तो। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो समय के साथ बहुत सारे चेंजेस से गुजरा है, ठीक है। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। तो बहुत सारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम आए, लेकिन उसमें जो प्लांट और एनिमल किंगडम है वो शुरुआत से लेकर के अभी तक क्या है, कांस्टेंट बने हुए हैं। मतलब वो पहले भी प्लांट और एनिमल किंगडम्स थे, ठीक है, जैसे आप यहीं पर देख लीजिए, एरिस्टोटल में ही देख लीजिए और प्लीनियस में ही देख लीजिए। और वो अभी भी जो नए क्लासिफिकेशन है जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य है जिसको हम मानते हैं, उसमें भी प्लांट और एनिमल किंगडम है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स or organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. Okay, let's move forward. चलिए, तो यहाँ पर मैंने साइंटिस्ट के नाम और उन्होंने कौन कितने किंगडम सिस्टम दिए हैं उसको मैंने लिखा है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के पहले जितने भी क्लासिफिकेशन हम करते थे वो अपने नीड के बेसिस पे करते थे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म से हमें फूड मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, और क्लोथिंग के लिए हमको मटेरियल मिल रहा है, इस बेसिस पर, ठीक है। अब आता है एरिस्टोटल, फर्स्ट वन टू अटेम्प्ट साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, उन्होंने वहां पे नीड के बेसिस पर क्लासिफिकेशन नहीं किया, बल्कि उन्होंने देखा
उन्होंने देखा कि अच्छा ये इस तरह के प्लांट है, इनकी हाइट इतनी है, ठीक है, इनके पास लीफ इस तरह से हैं, इनका जो तना है वो इस तरह से है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख करके प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ट्री, हर्ब्स एंड shrubs। ओके। एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स को उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, इनीमिया और एनीमिया। तो इनीमिया में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जिनके बॉडी में क्या था, रेड ब्लड था, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स थे, जिनका खून लाल था। और एनीमिया में उन्होंने उनको रखा जिनका खून जो है लाल नहीं था, जिनके पास रेड ब्लड नहीं थे, ठीक है। उसके बाद लीनियस आए, लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और ये सिस्टम भी इनएडिक्वेट था। इनएडिक्वेट का मतलब यहाँ पे क्या है, अपर्याप्त था। तो लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फर्स्ट एनिमल किंगडम, दूसरा प्लांट किंगडम, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो इनएडिक्वेट क्यों था, ठीक है, क्योंकि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, उन्होंने यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच का डिफरेंस नहीं बताया, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बीच का डिफरेंस नहीं बताया, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे ग्रीन एल्गी और फंजाई के बीच का डिफरेंस नहीं बताया, सबको एक साथ ही क्या कर दिया उन्होंने, क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए ये जो 2 किंगडम सिस्टम है वो इनएडिक्वेट माना जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन पूछे कि लीनियस का जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो क्यों इनएडिक्वेट है या अपर्याप्त है, तो आपको ये जो 3 ऑप्शंस है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा। और अगर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो आपको देखना होगा कि क्या ये तीनों है, तो आपको तीनों को ही क्या करना पड़ेगा, वहां पे टिक करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे साइंटिस्ट में। तो जो हीकल साइंटिस्ट थे, हीकल ने 3 किंगडम सिस्टम दिया, ठीक है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इसमें प्लांट और एनिमल तो थे ही, साथ में उन्होंने किसको ऐड कर दिया, प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया। कोपलैंड की बात करें तो उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। तो इसमें प्लांट, एनिमल, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा तो था ही, उन्होंने मोनेरा को क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, मोनेरा जो है एक्स्ट्रा। आरएच विटेकर, तो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। तो इसमें प्लांट्स, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा तो था, उन्होंने किसको जोड़ा लास्ट में, प्लस फंजाई। कार्ल बूस, इन्होंने 6 किंगडम सिस्टम दिया, और इसको हम 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं, इसको हम आगे स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जितने भी साइंटिस्ट के नाम हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, स्पेशली ये लीनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और क्यों ये इनएडिक्वेट है वो बात। चलिए, तो ये जो टेबल है इसको हम इस लेक्चर के लास्ट में समझेंगे, पहले हम देखते हैं, पहले हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आर.एच. विटेकर 1969, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईयर पूछा जाता है। प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, कब दिया, 1969, 1969 में। द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। तो ये जो 5 किंगडम जो है आर.एच. विटेकर ने दिए। The main criteria for classification used by him include सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेल है, मल्टी सेल्यूलर है, ऑर्गन सिस्टम है या टिश्यू है, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि आर.एच. विटेकर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उसका मेन क्राइटेरिया क्या क्या था, तो मेन क्राइटेरिया यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। द 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट divides the kingdom Monera into 2 domain, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the third domain. ठीक है, the thereby a 6 kingdom classification. You will learn about this system in detail in higher classes. ठीक है, तो ये जो 6 kingdom classification है इसके बारे में आप higher classes में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जितना लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं। तो ये जो 3 डोमेन सिस्टम है इसको किसने दिया था, कार्ल वूस ने, किसने, कार्ल वूस ने, ठीक है।
अब यहाँ पे इन्होंने ये जो कार्ल वुस है उन्होंने 3 डोमेन यहाँ पे डिवाइड किया। फर्स्ट डोमेन का नाम क्या है? आर्किया, दूसरे डोमेन का नाम है प्रोकैरिया और तीसरे डोमेन का नाम यहाँ पे क्या है? यूकैरिया। आर्किया में इन्होंने आर्कीबैक्टीरिया किंगडम बनाया, फर्स्ट किंगडम। प्रोकैरियो में इन्होंने मोनेरा किंगडम बनाया, सेकंड किंगडम। और यूकैरिया में इन्होंने बाकी जितने भी किंगडम्स है उसको रखा, जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो टोटल करके आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने किंगडम हो गए? टोटल 6 किंगडम। तो ये जो 3 डोमेन सिस्टम है जिसको कार्ल वुस ने दिया था उसको हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं, बेस्ड ऑन दी सीक्वेंसेस ऑफ 16 एस RNA। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system. ठीक है, तो 5 kingdom classification है वो उसको हम सबसे ज्यादा कंसीडर करते हैं, और हम क्यों कंसीडर करते हैं हम उसी को देखने वाले हैं। ठीक है, अर्लियर क्लासिफिकेशन मतलब जो पहले के जो क्लासिफिकेशन है, system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, angiosperms under the plants. तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में प्लांट्स में सब कुछ ही आ गया था। ठीक है, बैक्टीरिया से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, फ्लावरिंग प्लांट्स तक। ठीक है, द कैरेक्टर दैट unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में प्लांट्स में हम उन्हीं को रखते थे, प्लांट्स के अंदर उन्हीं को रखते थे जिनके पास क्या होता था? सेल वॉल प्रेजेंट होता था, जिनके पास क्या होता था? सेल वॉल प्रेजेंट होता था। ठीक है, तो आप देखेंगे बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी सेल वॉल होता है, फंजाई में भी होता है, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब में क्या होते हैं? सेल वॉल होते हैं। ठीक है, लेकिन इनका कंपोजिशन क्या होता है? अलग अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये जो अर्लियर क्लासिफिकेशन है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को भी साथ में रख दिया जिनके जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है? बहुत ही अलग है। जैसे कि इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, BGA। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम और क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछता है कि इसमें से ब्लू ग्रीन एल्गी कौन है, तो आपको ऑप्शन में क्या टिक करना होता है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, विथ अदर ग्रुप्स विच वर यूकेरियोट्स। तो यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया सेल क्या होता है? बैक्टीरिया सेल क्या होता है? प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? ओके, लेट मी जस्ट इरेज इट। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। और प्रोकैरियोट्स का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन जो है पिछले ही स्लाइड में दिया है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? तो ये जो बैक्टीरिया हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, तो इनको किसके साथ रख दिया गया है? यूकेरियोट्स के साथ। किसके साथ रख दिया गया है? यूकेरियोट्स के साथ। तो क्या ये कहीं से फेयर है? क्या ये क्या इन्होंने सही क्लासिफिकेशन किया है क्या? नहीं। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि इन्होंने ऐसे ग्रुप्स को भी साथ में रख दिया था जिन्हें साथ में होना ही नहीं चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। It also grouped together the unicellular organisms and the multicellular ones. Say for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. तो इन्होंने जो यूनिसेल्युलर है, अब यूनिसेल्युलर जैसे कि यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया गया है? क्लेबाइडोमोनास। ठीक है, यूनिसेल्युलर क्लोमाइडोमोनास। और मल्टी सेल्युलर की हम बात करें तो मल्टी सेल्युलर यहाँ पे किसका एग्जांपल दिया गया है? स्पायरोगायरा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो यूनिसेल्युलर मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल है। लेकिन अगर आप स्पायरोगायरा की बात करें तो उसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। तो क्या इन दोनों को साथ में रखना उचित है? ठीक है, क्या इन दोनों को साथ में रखना फेयर है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट, ठीक है, डिड नॉट डिफरेंशिएट, अंतर नहीं किया बिटवीन द हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप ऑफ फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म खुद से अपना खाना बनाते हैं और जो ऑर्गेनिज्म
खुद से अपना खाना बना ही नहीं सकते, उनको भी इन्होंने कहाँ रख दिया था, साथ में रख दिया था। दो वेरी ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल्स कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो जैसे कि ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स होते हैं और नॉन ऑटोट्रॉफिक जिसको ये बोल रहे हैं फंजाई। तो ग्रीन प्लांट्स और फंजाई दोनों को इन्होंने, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट डिफरेंट है, फिर भी इनको साथ में रख दिया। ठीक है, लेकिन इनका जो वॉल कंपोजिशन है, तो प्लांट का जो वॉल कंपोजिशन क्या होता है, सेल्यूलोजिक होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, और फंजाई का किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, कि फंजाई का सेल वॉल किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। तो यहाँ पे आप देखो सेल वॉल तो प्रेजेंट है, लेकिन उनका जो कंपोजिशन है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये दोनों को क्या कहाँ रख दिया था, साथ में ही प्लांट्स के अंदर रख दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक क्विक बनाया है, यहाँ पे एक आप बोल सकते हो रे डायग्राम या जो भी बोल सकते हैं, कि जो भी द अर्लियर क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन और ब्रॉट टुगेदर। ठीक है, तो अर्लियर क्लासिफिकेशन जो है, ये सब जो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, इनके बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कहें, सबको प्लांट्स के अंडर में रख दिया था, क्यों, क्योंकि उनके पास क्या था, सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंस थे। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसिस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, सबको इन्होंने किस में रख दिया था, प्लांट्स के अंडर में, क्योंकि इनके पास सेल वॉल था। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो यूनिसेल्युलर थे, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, जो मल्टी सेल्युलर थे, जैसे कि स्पाइरोगैरा, इनको भी इन्होंने कहाँ रख दिया था, प्लांट्स के अंदर रख दिया था। तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, वैसे ही हेटरोट्रॉपिक ग्रुप जैसे कि फंजाई, और जिनके पास जो सेल वॉल तो होता है, लेकिन वो क्या होता है, काइटेनियस होता है। ऑटोट्रॉपिक ग्रुप जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, जिनका सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, तो इनको भी एक साथ कहाँ पे रख दिया था, प्लांट में। तो ये भी क्या है, यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए, तो ये जो यहाँ पे जितना लिखा हुआ है, यहाँ पे जितना लिखा हुआ है उसको यहाँ पे समराइज रूप से मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन देयर वॉल्स वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेल्यूलोजिक सेल वॉल। ठीक है, हमने ये पहले ही देख लिया। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom. ठीक है, तो ये सारी चीजों को देख करके जो फंजाई था उसको हमने सेपरेट किंगडम में रखा। कौन से किंगडम में, किंगडम फंजाई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर किंगडम मोनेरा। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको उनको हमने कहाँ पे रखा, किंगडम मोनेरा में रखा। एंड द यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे यूकैरियोट जो क्या है, सिंगल सेल है। ठीक है, यूनिसेल्युलर का क्या मतलब होता है, सिंगल सेल होता है, तो उसको हमने कहाँ पे रखा, प्रोटिस्टा में रखा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, जिसको हम अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स, with paramecium and amoeba which were earlier placed in the animal kingdom with which lack cell wall। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटिस्टा में क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। तो किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें हमने यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा है, तो वहां पर कौन किसको किसको साथ में रखा है मैं बता रही। क्लेमाइडोमोनास, 1 मिनट, क्लेमाइडोमोनास, दूसरा कौन है यहाँ पे, क्लोरेला। ठीक है, जिसको पहले किस में रखा गया था, एल्गी में रखा गया था। ठीक है, एल्गी में प्लांट्स के अंडर रखा गया था। ठीक है, लेकिन अब उसको किसमें, अब इन दोनों को कहाँ पे रख दिया गया है, प्रोटिस्टा में। किसके साथ रखा गया है यहाँ पे, पैरामीशियम, पैरामीशियम और अमीबा के साथ। पैरामीशियम और अमीबा के साथ रखा गया है, जिनको कहाँ पे रखा गया, जिनको पहले कहाँ पे रखा गया था, एनिमल के साथ रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था, जिनको एनिमल के साथ। तो ये जो पैरामीशियम और अमीबा है,
तो इनके पास क्या लैक सेल वॉल, ठीक है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, लेकिन क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है, इनको कहाँ पे रखा गया था, सेल वॉल, सॉरी, एल्गी में रखा गया था प्लांट्स के अंडर, ठीक है। तो पहले जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में जो डिवाइड करते थे, तो उनका बेसिस ही क्या था, सेल वॉल का प्रेजेंस था, ठीक है। जिस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल या कोशिका भित्ति उपस्थित होगी, प्रेजेंट होगी, उसको हम प्लांट में रख देंगे। और जिन एनिमल्स में, जैसे कि पैरामीशियम और अमीबा है, जो सेल वॉल लैक करते हैं, जिनमें सेल वॉल नहीं होती, उनको हम कहाँ पे रख देंगे, एनिमल में रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब ये जो क्लोमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा है, अब ये सभी के सभी कौन से किंगडम में है, प्रोटिस्टा किंगडम में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है डिटेल से, ठीक है। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms, ठीक है। तो जो प्रोटिस्टा किंगडम है, तो वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अभी अपने अंदर क्लासीफाई हुआ, ठीक है, उसके अंदर क्लासीफाई किए गए, जो कि पहले डिफरेंट किंगडम्स में प्रेजेंट थे। This happened because the criteria for classification changed. This kind of changes will take place in future to depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship. ठीक है, तो ये इस तरह से क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज हुआ। पहले के लोग सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पर देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, हमें तो सेल स्ट्रक्चर भी देखना चाहिए, रिप्रोडक्शन भी देखना चाहिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखना चाहिए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखना चाहिए, ठीक है। तो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज हुआ, इसीलिए ये सारे जो भी ऑर्गेनिज्म पहले किसी और किंगडम में थे, अब किसी और किंगडम में है, इस तरह के बदलाव किए गए। इस तरह के बदलाव फ्यूचर में भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। क्राइटेरिया चेंज हो जाएंगी, तो ये जो ऑर्गेनिज्म जो अभी के किंगडम्स में है, वो दूसरे जगह प्लेस किए जा सकते हैं। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, reproductive similarities, but is also phylogenetic. That is based on evolutionary relationship. ठीक है, phylogenetic क्या होता है, based on evolutionary relationship. In this chapter, we will study characteristics of kingdom Monera, Protista, fungi of the Whittaker system of classification. The kingdoms Plantae and Animalia, commonly referred to as plant and animal kingdoms, respectively, will be dealt separately in the chapter 3 and 4. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम डिटेल में किंगडम मोनेरा को, प्रोटिस्टा और फंजाई को पढ़ने वाले हैं। किंगडम प्लांट और एनिमल्स को हम किस में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 एंड 4 में, ठीक है। चलिए, अब बात आती है यहाँ पे इस टेबल की। ये टेबल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये टेबल को बहुत अच्छे से याद करना है। अब यहाँ पे दिया गया है कैरेक्टर्स या गुण, और यहाँ पे 5 किंगडम्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। 5 किंगडम कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लैंटी एंड एनिमिलिया। यहाँ पे कैरेक्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि सेल टाइप। तो सेल टाइप क्या है, तो मोनेरा का जो सेल टाइप है वो क्या है, प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स में जो भी सेल ऑर्गेनेल्स तो होते नहीं है, ठीक है, और न्यूक्लियस भी क्या, न्यूक्लियस का भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी क्या अच्छे से नहीं होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है मान के चलो। फिर उसके बाद यहाँ पर जितने भी अदर 4 किंगडम्स है, उनमें क्या है सेल टाइप, यूकेरियोटिक, 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 ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ याद क्या करना है कि मोनेरा में जो है सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब में क्या है, यूकेरियोटिक है। सेल वॉल की बात करें, मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन सेल्यूलोजिक होता है, ठीक है। यहाँ पे इनका जो सेल वॉल है वो किससे बना होता है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ देगा कि मोनेरा का जो सेल वॉल है वो उसका कंपोजिशन क्या है, वो बना किससे होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पे वो नॉन सेल्यूलोजिक होता है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में एब्सेंट होता है। फंजाई की बात करें, प्रेजेंट होता है, लेकिन इनका जो कंपोजिशन है उसमें क्या आता है, काइटिन आता है। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सेल्यूलोजिक होता है, ठीक है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, वहां पे सेल्यूलोज होता है। एनिमल्स में एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, मोनेरा में क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, और यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है।
तो यहाँ पे आपको दूसरे कैरेक्टर्स में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि अब यहाँ पे प्रोकैरियोट्स कौन है, सिर्फ मोनेरा है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट होगी, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में। अब बाकी सब तो यूकेरियोट्स हैं, तो यूकेरियोट्स हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, चलिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मोनेरा जो है सेल्यूलर होता है, मतलब सिंगल सेल होता है जितने भी ऑर्गेनिज्म है। प्रोटिस्टा भी क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। यहाँ पे जो फंजाई है वो मल्टी सेल्यूलर, मतलब बहुत सारे सेल्स होंगे यहाँ पे, और जो टिश्यू होगी वो क्या होगी, लूज होगी। प्लेंटी में टिश्यू होता है और ऑर्गन्स, ठीक है, टिश्यू से मिलकर के क्या बनते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और एनिमल्स में टिश्यू भी होता है, मतलब टिश्यू टिश्यू लेवल के भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गन लेवल के भी ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गन सिस्टम लेवल के भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। ओके, अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम ये वाला चार्ट पढ़ने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन यहाँ पे दो तरह के हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, ठीक है, खुद से, ओन सेल्फ। So organisms that produce their own food from inorganic substances like CO2, H2O and salts. तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक की बात करें, ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। तो किसी और ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड होंगे, किसके लिए, अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ये क्या कहलाता है, हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, अब ऑटोट्रॉप्स की अगर हम बात करें तो इसको हमने फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फोटो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लाइट। फोटो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लाइट। ठीक है, कीमो का मतलब यहाँ पे क्या है, केमिकल। अब देखते हैं फोटोसिंथेटिक में, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप यूज लाइट एनर्जी टू सिंथेसाइज फूड। ठीक है, तो जो सन से जो लाइट आती है उसको वो फूड बनाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। हैव क्लोरोफिल और सिमिलर पिगमेंट्स, इनके पास कुछ पिगमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कौन है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन हम ये अदर चैप्टर्स में देखेंगे। नेक्स्ट, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स यूज एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू मेक फूड। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो केमिकल्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का छोटे छोटे भागों में इस तरह से टूटना, फिर वहां पे क्या, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वहां पे क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे देख रहे हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर और सल्फर बैक्टीरिया, तो ये सभी लोग क्या करते हैं, ये जो भी कॉम्प्लेक्स है उसको तो ऑक्सीडाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। फिर उसके बाद वहां से क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है, और इसी एनर्जी को वो एज अ न्यूट्रिशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ये किसी पर डिपेंड है क्या, अपने खाने के लिए, ठीक है, नहीं, ये खुद से बना रहे हैं, लेकिन वहां पे केमिकल्स की यूज हो रही है। ठीक है, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइकिल। ये चीज हम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, हेट्रोट्रॉफिक तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक में कौन आएगा, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक। ठीक है, secrete enzyme to break down complex organism matter externally and then absorb nutrients। तो मान लो यहाँ पे क्या है, dead and decaying matter है। ठीक है, ये क्या है, अब वहां पे यहाँ पे एग्जांपल क्या है, फंजाई, जैसे मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड सम बैक्टीरिया। तो ये क्या है, कोई डेड मटेरियल है, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मान लो मशरूम आ गया। ठीक है, अब ये मशरूम पहले क्या करेगा, एंजाइम सिक्रीट करेगा, और एंजाइम सिक्रीट करके यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको क्या करेगा, फिर से ब्रेक डाउन करेगा छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में आप कह लो, या न्यूट्रिएंट्स में। फिर उसके बाद इसको वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन देखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो पहले वो क्या करते हैं, सिक्रीट एंजाइम टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एक्सटर्नली, और उसके बाद फिर न्यूट्रिशन को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासिटिक की हम बात करें, लिव इन और ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं,
लिव, ठीक है, जीते हैं, जैसे कि होस्ट, ठीक है। तो जिसके ऊपर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे? होस्ट। और जो ऑर्गेनिज्म जो इस तरह से दूसरे से न्यूट्रिएंट ले रहा है उसको हम क्या कहेंगे? पैरासिटिक या पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल कस्कूटा, ठीक है, ये अमर बेल जिसको हम बोलते हैं, आपको ट्रीज वगैरह में देखने को मिलते हैं येलो येलो चीजें, ठीक है। और ये क्या होता है? टैपवर्म और लाइस। टैपवर्म हमको ह्यूमन इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे बात आती है कि जो ह्यूमंस है वो किस तरह का न्यूट्रिशन, उनमें किस तरह का न्यूट्रिशन होता है? तो उनमें किस तरह का न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन is another type of heterotrophic nutrition where organisms take in solid or liquid food, digest it internally and then absorb the nutrient. ठीक है। तो यहाँ पे होलो जो भी एनिमल्स है तो वो क्या करते हैं? सॉलिड और लिक्विड फूड को पहले इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको खाते हैं, फिर उसके बाद अपने बॉडी के अंदर ही उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट इट इंटरनली। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। ओके, चलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेप्रोफिटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस। तो होलोजोइक में क्या हो रहा है? हम जो भी ऑर्गेनिज्म है वो फूड को इनटेक कर रहा है पहले, उसके बाद फिर उसको डाइजेस्ट कर रहा है, फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन सेप्रोफिटिक में मैं यहाँ पे डिफरेंस बताऊं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पहले क्या कर रहे हैं? पहले फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली, फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि क्या डिफरेंस है सेप्रोफिटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन में, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। चलिए अब ये कॉलम पढ़ते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोनेरा में जो है ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कीमोसिंथेटिक भी होते हैं और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं जैसे कि सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा, किसमें? मोनेरा में। प्रोटिस्टा की हम बात करें तो इसमें ऑटोट्रोफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोफिक दोनों तरह के होते हैं। फंजाई की अगर हम बात करें, हेट्रोट्रोफिक, और हेट्रोट्रोफिक में भी क्या होते हैं? या तो वो सेप्रोफाइट होंगे या तो वो पैरासाइट होंगे। कंट्री में मेजर सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं? ऑटोट्रोफिक होते हैं, ठीक है। और वो जो ऑटोट्रोफिक हैं वो फोटोसिंथेटिक हैं, ना कि यहाँ पे कोई भी कीमोसिंथेटिक नहीं है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे मिलेंगे? मोनेरा में मिलेंगे। एनिमेलिया की अगर हम बात करें, हेट्रोट्रोफिक, ठीक है, यहाँ पे हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है और उसमें भी या तो होलोजोइक होगा या तो फिर सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो टेबल है उसको मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझा दिया है। अब आपको इसको लर्न करना है, याद करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। Multiple choice question. The classification system proposed by Linnaeus was a kingdom system of classification. तो Linnaeus द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण प्रणाली कितने जगतों की प्रणाली थी? 2, 3, 4, 5। तो आंसर सिंपल, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Whittaker's 5 kingdom system of classification, eukaryotes are distributed among। तो विटेकर की जो 5 जगत की वर्गीकरण प्रणाली में यूकेरियोट्स को कितने जगतों में विभाजित है? ठीक है, तो ये क्या है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, ऑल द 5 किंगडम, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और क्या टिक करके आ जाएंगे? 5 किंगडम, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूछा है कि विटेकर ने यूकेरियोट्स, ठीक है, यूकेरियोट्स को कितने किंगडम्स में क्लासिफाई किया है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 4 किंगडम्स। चलो ये टेबल ही देख लो। जैसे इस टेबल में देखो कि यहाँ पे जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, लेकिन ये जो बाकी के ये जो 4 किंगडम है, प्लांटी, फंजाई, सॉरी, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 किंगडम है उसमें क्या है? ये जो यूकेरियोट्स हैं वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 किंगडम्स या 4 जगत। क्वेश्चन 3, which of the following characters served as the criteria for the 5 kingdom system of classification as used by R.H. Whittaker? तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण R.H. Whittaker द्वारा उपयोग की गई 5 जगत
वर्गीकरण प्रणाली के लिए मानदंड के रूप में कार्य करता है। तो आरएच विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए क्राइटेरिया क्या था? मैंने आपसे बोला था ना कि वो क्राइटेरिया ही पूछ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, यस। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दिस यहाँ पे क्या है आंसर। ठीक है, चलिए। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क। तो स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड फिल द ब्लैंक करेक्टली फॉर 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, 1 2 3 4। तो आपको ये इसका जो आंसर है वो आपको नीचे कमेंट में आपको अपना जवाब डालना है, अपना आंसर डालना है कि इसमें से कौन कि फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा और फोर्थ में क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए आप गेट साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आज का लेक्चर यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है, एंड करते हैं। हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर पे। तो thank you so much guys for the watching, and if you guys like the lecture and understand the lecture, then please like, share, subscribe and press the bell icon for the upcoming videos. And if you guys have any doubt, then just comment below. तो आप बने रहिए गेट साइंस वाला यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।